नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। और मैं इसको नाम दे रहा हूँ बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स या तो डिसीजन मेकिंग कोर्स। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये प्रोविडेंस है, भगवान की कृपा है कि एक तरफ कंप्यूटर्स इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वही इंसान ब्रेन के बारे में, अपने ब्रेन के बारे में और गहरी जानकारी ले पा रहा है। जो भी चीज़ें पहले पता थी डॉक्टर्स को ह्यूमन माइंड के बारे में, वो बहुत कम थी। डैनियल kahneman ने एक ऐसी खोज की है जिसको अगर हम अच्छे से समझ जाएं तो एआई जो कंप्यूटर्स हैं, मशीनें हैं, वो सब के हम मालिक बन सकते हैं। बहुत बड़ी खोज की है। इस किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। और आज एक एग्जाम्पल से, फिलहाल हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें डैनियल kahneman बता रहे हैं कि उन्होंने इस किताब को कैसे लिखा। एक दोस्त थे उनके, एमोस ट्वेर्स्की, उनको बुलाया था एक ऐसे लेक्चर देने के लिए अपने डिपार्टमेंट में, और बहुत ही समझदार लगे। दोनों की दोस्ती हो गई। फिर घंटों घंटों दोनों वॉक किया करते थे। ऐसे ही दिमाग में सवाल पूछा करते थे। जैसे कल हम लोग गए थे शादी में, तो मैं पूछ रहा था, बड़ी मम्मी से पूछ रहा था कि बताओ इस शादी में कितना खर्चा हुआ होगा। तो ये एक इंट्यूटिव क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। फिर हम लोग ये गेस कर रहे थे कि इस शादी में कितने पॉलिटिशियंस आए होंगे। एक ये इंट्यूशन है। ऐसे इंट्यूशंस के बारे में इंसान हमेशा गलत होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमेशा सही है। जहाँ पर अपने को बिल्कुल कुछ नहीं पता, वहाँ पर भी हमारा मन कहता है नहीं, हमको पता है। तो आज एक छोटा सा एग्जाम्पल के ज़रिए, मिस्टर स्टीव एक नाम है, फिक्शन है, वो है नहीं कोई, उसके बारे में, उससे हम लोग समझेंगे कि इनकी ये खोज कैसे करते रहे, कैसे किया इन्होंने। बोलते हैं, मैं और मेरा दोस्त एमोस ट्वेर्स्की दोनों बच्चों को देखते थे। छोटे छोटे बच्चे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, टॉडलर्स बोलते हैं। और हम लोग गैस करने की कोशिश करते थे कि बड़ा होकर क्या बनेगा। और जो मैं सोचता था उस बच्चे के बारे में, वही मेरा दोस्त भी सोचता था। जैसे मान लीजिए वैभव हैं, बचपन में खूब दौड़ भाग कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, तो हम लोग को लगेगा हो ना हो ये स्पोर्ट्समैन बनेगा, क्योंकि बहुत दौड़ता भागता है। और कोई बच्चा किताब पढ़ रहा है खूब, तुम कहेंगे वो किताब पढ़ेगा। तो अगर कोई छोटा बच्चा होता था और वो बहस करता था, तो हम बोलते थे ये बड़ा होकर वकील बनेगा, बहस कर रहा है। अगर कोई किताब ज़्यादा पढ़ रहा है तो हम बोलेंगे वो प्रोफेसर बनेगा। और कोई बच्चा है बहुत सॉफ्ट नेचर का है, एम्पैथेटिक है, दूसरों के प्रति बहुत दया दिखाता है, तो हम बोलते थे ये डॉक्टर या साइकोथेरेपिस्ट बनेगा। ऐसा हम लोग बोलते थे। बात तो ये है कि ये सब चीज़ें बकवास थी, इस तरह की प्रेडिक्शंस सच नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग, ये चीज़ हमारे दिमाग में आता था, लोग भी ऐसे कहते हैं, देखो ये आदमी ये करेगा, ये आदमी वो बनेगा। लेकिन अब मुझे अब आने लगा है वो चीज़, JOK, जॉय ऑफ कर्मा। मतलब कोई काम को करते करते जॉय। मैं तो इनके घर पे गया था अभी, जॉय ऑफ कर्मा था वो, देखने के लिए क्या चल रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या चल रहा है इनके दिमाग में। जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें एंजॉयमेंट कह रहे हैं। एकदम जाहिर था कि जो हमारे इंट्यूशंस हैं वो गवर्न हो रहे थे हर बच्चे के कल्चरल स्टीरियोटाइप ऑफ अ प्रोफेशन से। जब आप किसी को देखते हैं ना, तो उस आदमी के मन में जो उस आदमी के लिए आपके मन में जो बात आ रही है वो है कल्चरल स्टीरियोटाइप। कल्चरल स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप मतलब जो पुरानी सोच है, पहले तो चलती आ रही है। एक जैसा कुछ होना। जैसे मान लीजिए आप मुझे बैकस्टैप करें, मैं आपको किसी चीज़ पर विश्वास करूं और आप मुझे धोखा दो, तो हम कहेंगे अरे तुम तो वैसे ही हो जैसे वो आदमी था। हो सकता है आपने केवल 100 रुपये का धोखा दिया हो और उसने मुझे 10 लाख का धोखा दिया हो, लेकिन हम आपको भी बोलेंगे धोखेबाज, उसको भी बोलेंगे धोखेबाज। ये है कल्चरल स्टीरियोटाइप। आप बहुत ज़्यादा बहस करती हो, बोलेंगे यार वकील लोग बहस करते हैं, ये भी वकील बनेगी। ये है कल्चरल स्टीरियोटाइप। हमारे दिमाग में खट से वो चीज़ आ जाएगी जो आपके कल्चर में हो रहा है। तो बोल रहे हैं बच्चों को केवल हम कल्चरल स्टीरियोटाइप से पहचान रहे थे, जो कि अजीब था, गलत था। इस तरीके से जब हम बच्चों के बारे में गेस करने की कोशिश कर रहे थे, उससे हमारे मन में एक थियरी निकल के आई
इसको हमने बाद में और बड़ा किया कि जब भी हम किसी भी चीज़ को करते हैं, हमारा प्रिडिक्शन करते हैं असल में, और उसका कितना बड़ा रोल है। मान लीजिए मैंने इनको देखा और मैं अपने आप से कहता हूँ चलो सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। हमने क्या किया? प्रिडिक्शन किया। अब अगर मैं उस प्रिडिक्शन को मानता हूँ तब तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा, नहीं मानता हूँ तो मैं नहीं करूँगा। मान लीजिए मैं मुंह से बोल रहा हूँ सुधर जाएगा, लेकिन मैं जानता हूँ नहीं सुधरेगा, तो मैं इस लड़के के साथ काम नहीं करूँगा, मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा अगर मैं आपके ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ। और बिलीव क्या है? प्रेडिक्शन। हमने ये देखा, कैनमैन बोलते हैं कि प्रेडिक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस चीज़ को हमने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट किया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अब एक सवाल हम आपको दे रहे हैं स्टीव के बारे में, और एक सिंपल सा क्वेश्चन है, रैंडमली हमने चूज़ किया है। सुनिए, एक आदमी है जो आपके पड़ोस में है और उसको बताया जा रहा है कि कैसा है वो बहुत शर्म वाला है, मतलब उसको बहुत शर्म आता है, शाई है, झिझकता है, शर्मिंदा, मतलब लोगों से बात नहीं कर पाता, वो अपने में ही रहता है। लोगों की अक्सर हेल्प कर देता है, लेकिन उसका लोगों में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, आसपास के लोगों से बहुत कम बात करता है, बहुत ही कमज़ोर टाइप का है, साफ़ सुथरा आदमी है, उसको हर चीज़ ऑर्डर में चाहिए, कपड़े ठीक से रखना है, किताबें ठीक से रखना है, सब कुछ ऑर्डर में चाहिए, स्ट्रक्चर में, और डिटेल्स पे बड़ा ध्यान देता है। वो हर छोटी छोटी बात पर डिटेल्स पे ध्यान देता है। तो अब ये बताइए स्टीव कौन होगा? छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा है। उसका नौकरी क्या होगी? क्या नौकरी कर रहा होगा? लाइब्रेरियन या फार्मर? डिटेल्स पे ध्यान देता है, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता, अपने में रहता है, उसको ऑर्डर चाहिए हर चीज़। अगर किताबें हैं तो किताबें ठीक से रखी रहें, कपड़े हैं तो कपड़े ठीक से रखे रहें, चादर अच्छे से रहे। तो वो आदमी क्या काम कर रहा है? फार्मर है कि लाइब्रेरियन? लाइब्रेरियन होगा। उसके नेचर से तो लग रहा है लाइब्रेरियन है। तो ये जो स्टीरियोटिपिकल लाइब्रेरियन है, ये लाइब्रेरी वाले लोग ऐसे ही होते हैं, उनको अपना बैठे रहते हैं, किताब पढ़ते रहते हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना पसंद करते, लो कागज़ बनाओ, लाइब्रेरी किताब दे दो बस, और हर चीज़ सेट करते रहते हैं लाइब्रेरी में। तो ये स्टीरियोटिपिकल लाइब्रेरियन है, आपके दिमाग में यही आएगा। लेकिन क्या आपको ये ख्याल भी आया कि अमेरिका में एक लाइब्रेरियन के कंपैरिजन में 20 किसान हैं? इसको बोलते हैं बेस रेट। एक लाइब्रेरियन के कंपैरिजन में 20 फार्मर। और चूंकि ज़्यादातर लोग किसान हैं, इसलिए चाहे कोई कितना भी मीक और टाइडी आदमी हो, वो आदमी ट्रैक्टर पर पाया जाएगा, किसान होगा, बजाय कि वो डेस्क पर बैठकर लाइब्रेरियन का काम करे। लेकिन जिन लोगों से भी हमने पूछा, वो सब के सब इस बात को उनके दिमाग में नहीं आया। ये एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है, हमको नहीं पता, लेकिन ये पूछा गया पढ़े लिखे लोगों से, उनके दिमाग में बात ही नहीं आई। उनको केवल दिमाग में अच्छा ये आदमी ऐसे ऐसे रहता है, इसका मतलब लाइब्रेरियन होगा, जो फोटो दिमाग में आया। और तब हमने लोगों को बताया कि ये जो आपने डिसीजन लिया है, सोचा है ना, ये आपने एक सिंप्लीफाइंग ह्यूरिस्टिक यूज़ किया है। मतलब समझिए, ह्यूरिस्टिक मतलब हमने कि अंदाजा लगाना। कितने का महीने में कितना कमा लोगे खिचड़ी का दुकान डाल के? 6-7 हज़ार तो कमा ही लेंगे। ये है सिंप्लीफाइंग ह्यूरिस्टिक, अंदाज़ा लगाना। अगर अंदाज़ा नहीं लगाएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अक्सर ये अंदाजे गलत होते हैं और हम इसी से काम करते हैं। अगर आप ह्यूरिस्टिक पे, अपने अंदाज़ों पे रिलाई करते हैं, तो आपको ढेर सारे बायसेस करेंगे, आप सिस्टमेटिक एरर करेंगे, गलतियाँ करेंगे अपने प्रेडिक्शंस में। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। बोलते मैं और मेरा दोस्त दोनों ये सोच रहे थे कि हमारे यहाँ जितने प्रोफेसर काम करते हैं, उसमें से कितनों का डिवोर्स होता होगा और कितने लोग शादी में रहते होंगे। तो हमने सोचना शुरू कर दिया, अच्छा कौन कौन से प्रोफेसर जिनका डिवोर्स हुआ है, जब जानते थे एक दूसरे को। और फिर अरे मेरे दिमाग में एक डॉक्टर है, हाँ वो डॉक्टर है, उसका डिवोर्स हुआ, डॉक्टर सिद्धांत का डिवोर्स हुआ है। मैं एक और को जानता हूँ डिवोर्स हुआ है। ऐसे करके अगर दिमाग में किसी का फ़ोटो या किसी का नाम आसानी से आ जाता था, तो हम मानते थे कि डिवोर्स हुआ। इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अगर मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ किसका तलाक हुआ, किसका तलाक हुआ, किसका तलाक हुआ, कोई दिमाग में थॉट नहीं आ रहा, हम बोलेंगे तलाक बहुत कम लोगों का हुआ है, क्योंकि हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है वो। और वहीं पर हम खोज रहे हैं तलाक किसका हुआ। अभी कल ही मैंने किसी दोस्त को देखा तलाक होते, अरे तलाक पे तलाक हुए जा रहे हैं आजकल देश में, पता है क्या हो रहा है, देश की हालत ही ख़राब हो गई है। आज पिताजी बोल रहे थे, इस केस ने, नैनी वाले केस ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी। ये उनका वर्ड था कि 15 साल से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। 15 साल से केस चल रहा है? ऑलमोस्ट 15 साल से रिटायर हुए हैं बाप।
तो ये उनके दिमाग में बहुत आसानी से निकल रहा है कि मैं परेशान हूँ, परेशान हूँ, परेशान हूँ। बोलते हमने बच्चों से पूछा, एक एक्सपेरिमेंट था कि के शब्द से, के ABCDEFGH, के से कितने शब्द आते होंगे। नहीं, ये नहीं पूछा कितने आएंगे, के शब्द ये बताओ किसी शब्द में अगर पड़ेगा तो तीसरी जगह ज़्यादा आएगा कि पहली जगह। के से कोई शब्द बताओ। काइट, नाइफ, किंग, ओके, लेकिन तीसरी जगह नहीं है, वो तो दूसरी जगह है। किक, वो तो पहले भी आया, तीसरी जगह भी आया, चौथी जगह आया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। जो भी लोग स्क्रिबल खेलते हैं, स्पेलिंग का गेम होता है स्पेलर स्क्रिबल, वो जानते हैं कि के शब्द से या किसी भी शब्द से शुरुआत का वर्ड खोजना आसान है, लेकिन उसको बीच में कहीं पड़ा हो वो सोचना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ आएगा बीच में, यार सोच ही नहीं पा रहे। और ये खाली के लिए नहीं, हर एक लेटर का, कोई भी लेटर, एस पकड़ लो, बी पकड़ लो, बी के शुरुआत का वर्ड पकड़ लोगे, लेटर पकड़ लोगे, बैट, बॉल, लेकिन हम बोलेंगे कोई थर्ड जगह पर आना चाहिए, वो सोचना मुश्किल है। और के वो वर्ड है, KLNRV, जो तीसरी पोजीशन पे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं याद आ रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है, दिमाग में जो वर्ड आ रहा है उसी से हमारा दिमाग ये भी बोल रहा है यही हमेशा आता रहेगा, यही ज़्यादा आता हो। अगर मेरी नज़र में आप गलत हैं तो मैं आपको गलत ही मानूंगा, चाहे आप गलत हो चाहे ना हो, क्योंकि मेरी नज़र में आप गलत हैं। डैनियल कार्मेल कहते हैं, अभी मुझे एक डाउट आया कि जो ये एडल्ट्री है, एडल्ट्री जानते हैं क्या होता है गरिमा? एडल्ट्री नहीं पता? एडल्ट्री 10 सिन्स में से एक सिन माना जाता है जो बाइबल में। हाँ, सेक्स करना अपनी वाइफ से अलग हटकर किसी और के साथ, उसको बोलते हैं एडल्ट्री। तो बोलते हैं मैं सोच रहा था, मुझे लग रहा था कि हो ना हो एडल्ट्री पॉलिटिशियंस में ज़्यादा होती होगी और डॉक्टर्स में और वकीलों में कम होगी, क्योंकि पॉलिटिशियंस हैं, वो ऐसे ही अपनी ज़ुबान के तो पक्के होते नहीं। और बोलते हैं इसके पीछे मैं वजह भी जानता था कि एक तो उनके पास पावर होती है और ये लोग घर पे रहते नहीं हैं, पूरा देश ट्रैवल करते रहते हैं, तो बाहर रहते हैं, इसलिए उनको करना ही पड़ता है एडल्ट्री, सोना पड़ता है दूसरों के साथ। बाद में मुझे एहसास हुआ कि जो पॉलिटिशियंस की गलतियाँ होती हैं इस तरह की, वो ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं। डॉक्टर्स की गलतियाँ रिपोर्ट नहीं होती, पब्लिक की नज़र में नहीं आती हैं। वकीलों की गलतियाँ लोगों को पता नहीं चलता। आज एक डॉक्टर कोई गलती करता होगा पूरे शहर में कोई नहीं जानेगा, लेकिन एक लॉयर या एक वो पॉलिटिशियन अगर शराब पीता है तो पूरे हेडलाइन में आ जाएगा, बेचारा मार खा गया, यहाँ का नेता टेनी नहीं, वो योगेश वर्मा, यही मार खा गया क्योंकि वो शराब पीते थे। शराब की वजह से मार खाए। कितने डॉक्टर शराब पीते हैं, कितने वकील शराब पीते हैं, लेकिन कोई खबर ही नहीं पहुंचती, अखबार में खबर नहीं पहुंचती। तो ये सब मेरे दिमाग में क्यों आया कि पॉलिटिशियंस खराब हैं? जर्नलिस्ट की वजह से, अखबार वालों की वजह से। इसलिए अखबार वाले हमको बायस कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको अपनी कोई खबर दुनिया को पहुंचानी है तो अखबार ही वो मीडियम है जहां पर आप लोगों को बता सकते हैं कि ये बताओ। ये हमने सेल्स फोर्स में पढ़ा, कम से कम 200-300 अखबार वाले आपके दोस्त होने चाहिए जो आपके बारे में खबर पहुंचाए दुनिया को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसका नाम क्या था? इसका नाम रखा नहीं था मैंने। थिंक अबाउट स्टीव। स्टीव का बिजनेस क्या होगा? किसी भी आदमी के बारे में जो स्टैटिस्टिक्स हम सोचते हैं वो अवेलेबिलिटी बायस या तो ह्यूरिस्टिक की वजह से होता है, क्या मेरे मन में बात आ रही है। और समझदारी वाला बात यह है कि जो भी आपके दिमाग में पहला आंसर आए उसको मत मानो। आपके दिमाग में क्या आ रहा है? व्हाट एल्स? इलाहाबाद। अभी मैंने पूछा ना आपसे किसकी गलती थी? मत मानो, साइड रख दो। जो भी चीज़ पहले दिमाग में आ रही है और आपको पक्का नहीं है तो उसको मत मानो। मैं जब इनसे बात कर रहा था तो मुझे पक्का नहीं था चोरी किया, सुधीर को पक्का था कि चोरी नहीं किया। तुमने कहा, तुम बोल रहे थे मैं नाराज़ हो गया कल कि तुमने ये 1120 रुपये आईपी में दे दिए, डॉक्टर को दे दिए, जबकि उसका हुआ ही नहीं। मुझे नहीं पक्का था। ये ह्यूरिस्टिक की कमजोरी भी है। मुझे डाउट ये आया कि इसने पैसा
नहीं दिया किसी को, इतना बेवकूफ़ नहीं है कि एक डॉक्टर का मरीज पैसा दूसरे को दे दे। जब मैंने पेशेंट से बात की तब मुझे अंदाज़ा आया कि ये मरीज़ का पैसा उन्होंने जेब में रखा है। अब जब ये पक्का हो गया तब मुझे नेक्स्ट डाउट आया कि एक का नहीं रखा होगा, मल्टीपल का रखा होगा। तो आज मैंने इसको एक टेस्टिंग की। मैंने कहा, मेरे सामने कुछ बोला नहीं इन्होंने आज तक चोरी किया कि नहीं किया, खाली जो मैं बोलता हूँ किया बोलते हैं। मैंने कहा अपनी वाइफ को बताओ तुमने क्या किया, बताओ पूरी बात बताओ क्या किया। तो क्या बोले बताए, सर सेंटर पे कुछ मरीजों का पैसा हमने चुराया है, कुछ मरीजों का पैसा हमने चुराया है। तो उनकी बात से ही मुझे कंफर्म हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ह्यूरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से पहचानिए, दूसरों की और ख़ास तौर से अपनी, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पर पहले से विश्वास कर रहे हो तो आप उस पर खोज ही नहीं करोगे। सुधीर बड़े खुश थे कि हमने पकड़ा है, लेकिन पकड़ा कहाँ? आपने तो पकड़ छोड़ दिया। वो अपने ह्यूरिस्टिक्स को से फंस गए। ये दिलीप के दिमाग में डाउट आया था कि कुछ गड़बड़ है इसमें। अब जब हम जाएंगे 400 डॉक्टर से मिलने जाएंगे, ढेर सारे ह्यूरिस्टिक्स का एक्सपेरिमेंट हम कर पाएंगे। लोग हमको पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं पसंद करते तो क्यों नहीं करते हैं। उनके दिमाग में ह्यूरिस्टिक्स हैं, बायसेस हैं, हमारी इमेज उनके ऊपर बनी हुई है, अच्छी बनी है, खराब बनी है। अब हमको मौका है इस साल का 2025 का नए तरीके से काम करने का। उसी से हमारा प्रोडक्ट भी सही होगा जो हम यहां पर काम करने वाले हैं अपने टेक में। कभी मैं जाऊंगा, कभी आप, कभी कभी डॉक्टर साहब को भी ले चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको dkbrains.com पे जाकर के चेकआउट करिएगा डिसीजन मेकिंग के लिए। इससे इंपॉर्टेंट सीरीज़ आज तक मैंने नहीं बनाई है। प्लीज़ इसको देखिएगा और कंप्लीट करिएगा dkbrains.com पे।